आमतौर पर रियासत, इलेक्शन कमीशन, मुख्तलिफ पार्टीज और जो भी एनालिस्ट वगैरह इंडिपेंडेंट होते हैं वो इनकरेज करते हैं लोगों को कि टर्न आउट ज्यादा हो, लोग ज्यादा निकलें, अपनी राय का इजहार करें। ये उल्टा इलेक्शन है जिसमें सब इस कोशिश में लगे हुए हैं कि लोग डिस्करेज कर दिए जाए कि निकले वो ना। बाहर ना निकलें, ताकि थोड़ी तादाद में लोग निकलें और फिर उनको मैनेज किया जा सके। मिलन के बारे में उनकी अपनी एक तारीख है कि वो हर वक्त हमेशा मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से उलझते रहे हैं कि भाई ये भी जैसे ही इक्तदार मिलता है फिर इनके भी पर पुर्जे निकलना शुरू हो जाते हैं, तो इनके ऊपर भी एक चेक रखा जाए। तो फिर एक अलग किस्म की गेम और खिलाड़ी जो है शतरंज की बिसात नए किस्म से सामने आ जाएगी। फिर फरीदा साहिबा ने एफआईए में एक वो भी दरखास्त भी दायर कर दी है कि जिन लोगों ने ट्रोल किया उनको बुलाया जाए और उनको नोटिस देके जरा उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। तो बात यह है कि जब आपके सारे इदारे एक तरफ खड़े हों और फरीदा फारूकी साहिबा के हवाले से मेरा ख्याल है बड़ा ऑब्वियस है कि वो बिल्कुल यानी कुछ अहम मुक्तदर हलकों के कितने करीब तर हैं, तो उसके बाद कोई ऐसी हैरानी की बात नहीं है अगर ये प्रेस क्लब की तरफ से प्रेस रिलीज आ जाए या एफआईए उनके बिहाफ के ऊपर दूसरों को नोटिस करती फिरे। जो उनके साथ खड़ा है ना ताकतवरों के, तो भाई उनको आप कुछ नहीं कह सकते। वो सब जो है वो आइन और कानून से मुबर्रा हो चुके हैं, उन पर तनकीद भी नहीं हो सकती और उनके हवाले से कोई आप किसी किस्म की बात नहीं कर सकते। हाँ, अलबत्ता आपको पूरी इजाजत है, पूरी आजादी हासिल है अगर आप मुंह भर भर के गालियां दें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, इमरान खान को, और जितनी मर्जी उनके खिलाफ वाहियात बातें करें, अखलाक से गिरी गुफ्तगू करें, जो कुछ भी करें, वो आपको सब इजाजत है, उसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाँ, उधर आपने उस तरफ नहीं जाना। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सियासत डॉट पी के देख रहे हैं। जवाल अहमद आपके साथ हूँ। समीना पाशा साहिबा मेरे साथ मौजूद है। पाकिस्तान के हालात हमारे सामने हैं। 8 फरवरी इंतखाब होना है। ऐसे में पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम को 10 साल और फिर 14 साल कैद की सजा, पाकिस्तान के साबिक वजीर खारजा को 10 साल और फिर साबिक वजीर आजम की अहलिया को भी 14 साल कैद की सजा। मैडम, हालात सारे आपके सामने हैं। जी शुक्रिया आपका जमाल। और आपने अभी सिर्फ दो सजाओं की बात की है, अभी हम्म, आप खातिर जमा रखें। 8 फरवरी से पहले मजीद भी आने वाली है। अभी इद्दत हम्म, निकाह वाला जो केस है उसमें भी सजा सुनाई जाएगी, फिर उसके बाद अलकादे ट्रस्ट केस उसमें भी सजा सुनाई जाएगी, और फिर आखिरी जो हथौड़ा होगा वो 9 मई वाला केस होगा, तो हम्म, उसमें भी सजा सुनाई जाएगी। वो हो सकता है 8 फरवरी क्रॉस करने के बाद हो जाए, लेकिन हो सकता है उससे पहले भी आ जाए। लेकिन इद्दत वाला जो केस है उसमें तो चूंकि फर्द जुर्म आयद हो चुकी है और मेरा ख्याल है गवाह भी उसमें ज्यादा नहीं है, 3-4 गवाह हैं, उनके ऊपर इतना टाइम भी नहीं लगेगा, तो मेरा ख्याल है वो केस भी जल्द ही निपटा दिया जाएगा। अलकादे ट्रस्ट केस में बिल्कुल उसी तरह से सजा सुनाई जा सकती है जैसे तोशाखाना में नैब ने सजा हम्म, सुनाई है। तो अभी ये सिर्फ दो सजाओं पे इक्तफा नहीं होगा, मजीद भी ये हम्म, सजाएं जो है अभी आ सकती है, मुझे लग रहा है 8 फरवरी से पहले। और जमाल, इसमें बहुत ऑब्वियस है जो मैसेज है, मैसेज इज लाउड एंड हम्म, क्लियर, और वो यही है कि पीटीआई के वोटर को ये बता दिया जाए कि इमरान खान इज नो मोर, ही इज नॉट कमिंग बैक, तो वो वापस नहीं आएंगे, वो जेल में सड़ेंगे, लिहाजा आप लोग भी बिला वजह जज्बाती होकर वोट कास्ट करने ना आ जाएं। ये बड़ा दिलचस्प इलेक्शन है अपनी नौयत का। आमतौर पर रियासत, इलेक्शन कमीशन, मुख्तलिफ पार्टीज और जो भी एनालिस्ट वगैरह इंडिपेंडेंट होते हैं वो इनकरेज करते हैं लोगों को कि टर्न आउट ज्यादा हो, लोग ज्यादा निकलें, अपनी राय का इजहार करें। ये उल्टा इलेक्शन है जिसमें सब इस कोशिश में लगे हुए हैं कि लोग डिस्करेज कर दिए जाए कि निकले वो ना। बाहर ना निकलें, ताकि थोड़ी तादाद में लोग निकलें और फिर उनको मैनेज किया जा सके। तो ये एक अब मैसेज तो है, लेकिन क्या उस मैसेज को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर उसी तरह रिसीव कर रहा है या उसके ऊपर उल्टा रिएक्ट करने जा रहा है, ये वो बेसिक क्वेश्चन है और सरप्राइज भी है जो कि हम में से कोई भी अभी शायद इस फॉर्म में नहीं है कि वो बता सके, इस पोजीशन में नहीं है एग्जैक्टली कहना उसके बारे में कुछ भी। वो 8 फरवरी को ही पता चलेगा। बट ये भी एक सरप्राइज है ना, जिस तरह से रिएक्शन आया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर्स का भी और सपोर्टर्स का भी, इवन पार्टी का भी। 10 साल सजा के बाद खामोशी रही, 14 साल सजा हो चुकी, खामोशी रही। अच्छी स्ट्रेटेजी बनाई है पीटीआई ने इस सारे मामले पर, पहले से जहन साजी कर रहे थे अपने बंदों की। बिल्कुल, मेरे ख्याल से हालात के तकाजे के अन मुताबिक स्ट्रेटेजी थी। अगर ये अपने वोटर सपोर्टर को इस वक्त कंट्रोल ना करते, वैसे तो शायद अगर ना भी कंट्रोल करते तो मैं नहीं समझती थी कि इस मौके के ऊपर को बहुत ज्यादा रिएक्शन आएगा, लेकिन जो थोड़ा हम्म, बहुत भी अगर आता और उसको फिर कोई एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करता, उस रिएक्शन को जो थोड़ा बहुत भी आता, तो उससे बेहतर ये है कि आप वो रिएक्शन भी ना ही दें। और उसको ऑफिशियली जब उन्होंने अपने कारकुनों को ये पैगाम दे दिया कि नहीं भाई आपने रिएक्ट नहीं करना, रिएक्ट जरूर करना है लेकिन 8 फरवरी को रिएक्ट करना है, उससे पहले रिएक्ट नहीं करना, और वो भी आपने पुरअमन रिएक्ट करना है, वो ये कि आपने वोट पर ठप्पा लगाकर हम्म, अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराना है।
तो मेरा ख्याल है ये एक अच्छी स्ट्रैटेजी थी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की। देखिए जब हवाएं हर तरफ से आपके मुखालिफ सिमत से चल रही हो, एक तो होता है ना सिर्फ एक तरफ से मुखालिफ, इधर से हर हाँ। तरफ से चल रही थी, तो ऐसे में आपको भी फिर देखभाल के जज्बाती फैसले हर वक्त जरूरी नहीं होते। उसमें आपको जरूरी होता है ये समझना भी कि इस वक्त हालात का तकाजा क्या है, मामले की नजाकत क्या है। तो अपनी एनर्जीज को अच्छा है कि सेव करें, और अपनी जो भी एक पूरी वर्क फोर्स जो बाकी बाकी बची कुची है उसको सेव करें, क्योंकि अगर आप एहतजाज के लिए निकलते फिर वो आपको पकड़ते, वो आपको इंतखाबी मुहिम में पकड़े चले जा रहे हैं, तो वो आपको एहतजाज के लिए कहाँ छोड़ते हैं। इंतजार के तो लिए। फिर ये आपकी वर्क फोर्स सारी कम होती, इलेक्शन डे के ऊपर आपको पोलिंग एजेंट ना मिल रहे हो, आपको वॉलंटियर्स ना मिल रहे हो, आपको पोलिंग कैंप के ऊपर बैठने के लिए लोग ना मिल रहे हो। तो उससे बेहतर ये कि अपनी वर्क फोर्स भी बचाएं, अपनी एनर्जीज भी बचाएं। वैसे भी एहतजाज करने से कौन सा सजाएं वापस हो जानी है, उसका फायदा तो है नहीं। तो बेहतर यही है कि उसका वहां पे इजहार करें जहां पे शायद कोई उम्मीद है कि वहां से कुछ आपको फायदा हो, अगर आप 8 फरवरी को अपने हक में ले आते हैं। खान साहब के हवाले से बात कर लें, फिर बुशरा बीबी साहब ने बात करनी है। खान साहब के हवाले से जो लोग ये कहते हैं कि मामला डील का था, ऑफर्स दी जा रही थी, जिस तरह और तरह की बातें हो रही थी, उनका ये भी मौकिफ है कि बुशरा बीबी की जो गिरफ्तारी है ये एक आखिरी हरबा था इमरान खान को शायद आजमाने के लिए, तोड़ने के लिए। वो भी अब जाहिर है अरेस्ट हो चुकी, अडियाला मिना से ही, सब जेल में से ही। अब जाहिर है वो सारे मामले पर इसके बाद मैंने बात करनी है। अब खान साहब के हवाले से इसके अलावा मजीद कुछ हो सकता है उनको तोड़ने के लिए? वो तो इस गिरफ्तारी पर भी स्ट्रांग है, और बुशरा बीबी ने ये मौकिफ था उनका गिरफ्तारी से पहले जब वो अडियाला जा रही थी कि मैं इमरान खान साहब की कमजोरी नहीं बनूंगी। देखिए 2 चीज़ें पैरेलल चल रही हैं। एक तरफ तो खान साहब को तोड़ने के लिए चीज़ें हो रही हैं, और दूसरी तरफ फिर जब वहाँ पे बात नहीं बनती तो फिर इर्द-गिर्द बहुत सारे और काम किए जाते हैं। हाँ। जहाँ तक हाँ। खान साहब को तोड़ने की बात है, ये एक सेंसिटिव काम था जो इन्होंने अब किया कि जी बुशरा बीबी साहिबा की अगर गिरफ्तारी हो जाती और हुई, लेकिन अब उनको अडियाला से खैर बनीगाला शिफ्ट कर दिया गया है। तो उसमें ज़ाहिर है कि खान साहब को तकलीफ पहुँचाने की कोशिश थी, लेकिन जो अभी तक खान साहब ने एक अपना कैरेक्टर शो किया है, उसमें मेरा नहीं ख्याल है कि किसी को ज़र्रा बराबर भी शक था कि इमरान खान साहब अब बिल्कुल क्लियर है इस बात में, वो कह भी चुके थे कि आप मेरी पूरी फैमिली को भी अंदर कर दें, जो मर्ज़ी कर लें, अब मैं इस नज़रिए से हटने वाला नहीं हूँ। तो वो तो ऑब्वियस था कि वो नहीं टूटेंगे। हाँ, बुशरा बीबी साहिबा ने सरप्राइज़ ज़रूर दिया, जिस तरीके से उन्होंने बड़ी बहादुरी से जाके अपनी गिरफ्तारी खुद पेश कर दी। अब उनकी गिरफ्तारी के हवाले से कल बहुत प्रोपेगेंडा भी चलता रहा कि भई हम्म। बाद में जब उन्हें बनीगाला मुंतकिल किया गया कि लो जी, ये तो कोई एनआरओ ले लिया खान साहब ने, या फिर जी बुशरा बीबी साहिबा ने कोई अपने तौर पर डील बना ली है। और फिर कुछ लोग ये भी आ गए अलम उठाए हुए कि जनाब देखिए पीटीआई के जो कारकुन खवातीन हैं वो तो जेलों में सड़ रही हैं, और बुशरा बीबी साहिबा को जनाब 300 कनाल का बंगला दे दिया है। तो वो बाद में सारी कहानी ओपन हो गई कि वो ना तो पीटीआई की तरफ से, ना खान साहब और ना बुशरा बीबी साहिबा, ना उनके लॉयर्स की तरफ से कोई ऐसी दरख्वास्त नहीं की गई थी। ये जेल सुपरिटेंडेंट की तरफ से दरख्वास्त थी, जो कि नोटिफिकेशन में लिखा भी हुआ है कि उनकी दरख्वास्त के ऊपर जो है बनीगाला को सब जेल डिक्लेयर किया गया। तो वो सारी फिर कहानी ओपन हो गई। उसका मकसद भी बाज़ाहिर नज़र आ रहा था कि ये ही कैंपेन चलाई जा सके, मरियम नवाज को, पीएमएलएन को एक बयानिया मिल सके कि वो जलसों में जाके ये कह सकें कि देखें जी हमने तो बड़ी मुश्किल जेलें काटी, और इनकी जो बेगम है ये आज भी लाडली हैं, ये आज भी पार्टी लाडली है, इसीलिए उनको जनाब वहां पे बनीगाला में शिफ्ट किया गया। खैर वहां के भी हालात जो उनके वकील बता रहे हैं, इंतजार हुसैन हाँ, पंजोता, वो तो आज बता की रहे हैं इंतजार कि है। वहां पे एक कमरे में महदूद कर दिया गया है। तो उसके अलावा भी यानी पूरे घर पे कब्जा सरकार का हो गया, और बेगम उनकी फिर एक कमरे में महदूद है। तो ये सब जिस तरीके से हो रहा है उसमें कहीं पे भी कोई नरमी तो नजर खैर नहीं आती है। हम्म। और जो ये सारा मामला था इनको शिफ्ट करने का, उसके बाद अब मुझे नहीं नजर आ रहा है कि अब फिर और मजीद आप खान साहब को तोड़ने के लिए क्या कर सकते हैं। हाँ, पीटीआई के ऊपर एक वार अभी और हो सकता है, और वो आप सुन ही रहे होंगे खबरें कि जो चल रही हैं कि 9 मई के वाकयात में इनके ऊपर बैन कर दिया जाएगा। तो ये एक मजीद वार है जो पीटीआई को बैन करके किया जा सकता है। बाकी खान साहब को क्या मजीद आप करेंगे, वो तो आप जितना मैक्सिमम कर सकते थे वो आप कर रहे हैं। इलेक्शन से पहले बैन करना आसान होगा पाकिस्तान की सबसे मशहूर, सबसे पॉपुलर जमात को? जो सब कुछ पहले हो चुका है वो क्या आसान था करना, लेकिन देखिए जब मुल्क में आईन और कानून बाकी ना रहे तो आप कुछ भी कर सकते हैं, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है किसी चीज में भी। कैसे तेजी तेजी से, आपने कभी ये सुना था 41 दिनों में नैब ने किसी केस का फैसला सुना दिया हो, या आपने कभी सुना था कि इस किस्म के जेल के ट्रायल सारे हुए हो बिल्कुल बंद उसमें, और ना कभी। तो ये बहुत कुछ हमने पहली दफा देखा है इस मुल्क में। हम्म। तो हम ये भी देख सकते हैं कि बिल्कुल बैन किया जा सकता है। हाँ, अगर आप मेरे साथ आइन और कानून की बात करें तो उसका या। प्रोसीजर तो एक मुख्तलिफ है, उसमें तो बाकायदा आपको
जो भी फेडरल गवर्नमेंट होती है उसको एक रेफरेंस तैयार करना पड़ता है, उसमें इलेक्शन कमीशन का किरदार है, उसमें मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है, आपको शवाहिद पेश करने पड़ते हैं, फिर जाके आप किसी पार्टी को कलअदम करार दे सकते हैं, और ये सब टाइम टेकिंग चीजें, जाहिर है जब आर्ग्यूमेंट्स होंगे उसमें टाइम लगेगा। लेकिन हाँ, अगर आप, वही बात है कि जो चाहे आपका हुस्न करिश्मा साथ करे, जब आप करने पे आए तो आप, अभी आपने सुन रखा है कि निगरान एक कमेटी बनाई हुई है, निगरान काबीना की, नो मैं के और लिए जी। जी, तो अब वो उसकी आड़ में भी ऐसा हो सकता है कि जी वो एकदम से फैसला लेकर आए कि जनाब देख लें जी, हम तो इन फाइंडिंग्स पे पहुंचे हैं कि पीटीआई जो है वो एक दहशतगर्द जमात है, लिहाजा इसको जो है वो बैन किया जाता है, और उसके हिस्से में साथ उसके शवाहिद के तौर पर मजीद कुछ एविडेंस लगा दिए जाएं कि जी देखें वो 9 मई के मुकदमात में फला फला को सजा हो गई है, एक दो सजाएं चुना के, तो कुछ भी इस तरह का करके वो किया जा सकता है। उसको चैलेंज करते फिर यहाँ पीटीआई वाले, वो जब होगा चैलेंज फैसला उनका, जब वो उसका कभी आए नतीजा, तो वो बाद की बातें हैं, लेकिन और ज़ाहिर है अगेन ना वीडियोस एक वो देखी यानी वो जाती है, चल रही है जी। ज़ाहिर है वो ना वीडियोस देखी जाती है ना मीडिया देखा जाता है, तो ज़ाहिर है मामला चलता ही रहेगा। हाँ जी, सुप्रीम कोर्ट में तो कार्रवाई चलाने का अपना ही तरीका है, ये भी हमने इससे पहले इस तरह का नहीं देखा, तो ये भी हम फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व कर रहे अच्छा हैं जी। अब जाहिर है आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से ताल्लुक भी है। अब बुशरा बीबी उनको कल जब किया गया, अब क्या एक माहौल क्या था, बताया गया था, हुक्मनामा कोई आया था कि ये कहना है कि 300 के नाल का जो है वो घर है उसमें रखा गया लाडलापन, एनआरओ डील, इस तरह की चीजें थी? जमाल, पहले तो शायद मैं समझती थी कि बहुत सारी चीजें होती हैं नेचुरली और इसलिए, लेकिन बाद में चूंकि वो लाइक माइंडेड लोग कर रहे होते हैं तो ऐसे लग रहा होता है कि जैसे कुछ बकायदा मैसेज के थ्रू एक मुनज्जम कैंपेन की गई है। लेकिन कल तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग था कि अभी मतलब नोटिफिकेशन सामने आ चुका है, भाई आप उसमें देख लेंगे क्या लिखा हुआ है कि दरख्वास्त किसकी है, लेकिन ठक 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 एक दो यानी घंटे के अंदर ही आपको इधर से आ जाता है तलत हुसैन साहब का ट्वीट, इधर से गरीदा का, इधर से मुनीब का, इधर से कामरान शाहिद का, उधर से उमर चीमा का, और इसी तरह और बहुत सारे लोगों के ठक 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 जब ट्वीट आते हैं और वो एक ही ऑलमोस्ट बात करते हुए नजर आते हैं, तो फिर आप ऑटोमेटिकली एक उसमें शक में पड़ जाते हैं कि ये सब एक साथ ही क्यों, मतलब होता है ना कि आप बाजुकात कुछ और बात कर रहे होते हैं या आपका पॉइंट ऑफ व्यू कुछ डिफरेंट भी हो सकता है, लेकिन सभी एक तरह की जब बात करने लगते हैं तो वो फिर उससे ये शक तकवीत पकड़ जाता है कि शायद कोई बाकायदा इस तरह से मैसेज आया कि भाई सब इस बात को इस तरीके से हाईलाइट करें। आपकी आपके इदारे में क्या माहौल था? मैं तो कल ऑफिस नहीं थी, इसलिए मुझे तो उसका आइडिया नहीं है कि मेरे चैनल में अंदर जो न्यूज रूम है वहां पर क्या मामला चल रहा हो, लेकिन जनरली अगेन वही बात है कि आजकल सिर्फ एक इस इशू पे नहीं जमाल, जनरली कोई भी मामला हो रहा है तो जो सेंसिटिव चीजें हैं उसको लेकर के काफी हद तक आपको पता है कि प्रेस रिलीज आ रही है आजकल, या फिर फोन आ जाते जी हैं, या जी जिस जी। तरीके से भी बड़े कंट्रोल्ड तरीके से ही सब लोग एक ही तरह की चीजें चलाते हुए हमें नजर आ रहे होते हैं। तो ये कोई अब ऐसी ढकी छुपी या कोई इतनी आप कह नहीं सकते कि कोई बड़ा हैरान कर देने वाली बात है। अब ये मेरा ख्याल है सारे चैनल्स को भी पता है और चैनल्स देखने वालों को भी पता है कि ये किस तरीके से चीजें हो जितने जितने रह गए, लास्ट में बस ये बता रही दें, हम देख रहे थे पीएमएलएन, नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, अचानक से शिफ्ट आता है और हाईलाइट किया जाता है बिलावल भुट्टो साहब को, आस्था भुट्टो साहिबा को। ये शिफ्ट किस तरह से आ गया एकदम से? कल तक बिलावल भुट्टो साहब जो है वो साइड पर थे, आज वो सामने आ गए और नवाज और शहबाज शरीफ साहब जो है वो साइड पर हो गए। सारे ऑप्शंस खुले हैं। इसकी वजह ये है जमाल के जिस सरप्राइज की हमने शुरू में बात की है ना कि 8 फरवरी को एग्जैक्टली वैसे तो बजाय ग्राउंड रियलिटीज देखते हुए लगता है कि पीटीआई को नहीं जीतने दिया जाएगा और बहुत सारे लोग नहीं आ पाएंगे, लेकिन जब वो नहीं आ पाएंगे तो फिर उनकी जगह कौन जीत के आ रहा होगा? जाहिर है यही पार्टीज के लोग हैं जो मुखालिफ खड़े हुए हैं, तो उनमें से अब अगेन वही बात है कि फिर तो एक आप डिवाइड कर सकते हैं कि चलें जी अगर 25 सीटें जो हैं वो पीटीआई की हैं तो बाकी सीटों की हम एलोकेशन कर लेते हैं कि इतनी इसको मिल जाएंगी इतनी उसको मिल जाएंगी। प्रॉब्लम ये है कि ये जो अभी 8 फरवरी का सरप्राइज वाला एलिमेंट है कि क्या वोटर टर्नआउट 70 से 80% होगा, क्या पीटीआई के लोग टेबल टर्न कर सकेंगे ऐसी सूरत में कि जिसमें पीटीआई के कोई 150 के करीब कैंडिडेट अगर जीतने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर क्या होगा? फिर आपको चाहिए होंगे ये सब लोग, पीपल्स पार्टी वाले भी और पीएमएलएन वाले भी, पीएमएलएन वाले दीगर जो छोटी, फिर आपको कुछ उसी तरह की गवर्नमेंट बनानी पड़ सकती है जो कि आपने पहले पीडीएम की सूरत में पीडीएम। देखी है। तो इसलिए अभी चूंकि एक सरप्राइज एलिमेंट थोड़ा सा बाकी है तो सारे ऑप्शंस खुले रखने जरूरी होते हैं। वैसे भी पीएमएलएन के बारे में उनकी अपनी एक तारीख है कि वो हर वक्त हमेशा
मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से उलझते रहे हैं, तो उनको भी कंट्रोल में रखना जो है कहीं मुतमईन नजर हो सकता है कि भाई ये भी जैसे ही इक़्तिदार मिलता है फिर इनके भी पर पुर्जे निकलना शुरू हो जाते हैं, तो इनके ऊपर भी एक चेक रखा जाए। तो हर तरफ से गेम जो है उसको देखा जा रहा है। ये नहीं है कि बिल्कुल सारी चीजें सब कश्तियां चला के सिर्फ पीएमएलएन के पलड़े में वजन डाल दिया जाए। हर चीज को, हाँ, पीटीआई के लिए भी कुछ नहीं है, लेकिन बाकी सारे ऑप्शंस जो है वो ऑन बोर्ड हैं। अगर पीटीआई वाले खुद जाके अपने ऑप्शन खुद निकाल के ले आते हैं सामने 8 फरवरी को, जिसकी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो फिर एक अलग किस्म की गेम और खिलाड़ी जो है शतरंज की बिसात नए किस्म से सामने आ जाएगी। फिर उसमें क्या होता है वो एक बिल्कुल सबके लिए मेरा ख्याल है एक अनयूजुअल और बिल्कुल ही एक डिफरेंट किस्म का फैक्टर होगा कि उसको कैसे आप टैकल करना है। और अब रेहान ज़ेब खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन थे, आल्दो टिकट नहीं था मगर पीटीआई जो है मुंसलिक थी उनके साथ, वो मुंसलिक थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ। उनको कल शहीद कर दिया गया। जिस तरह से सारा वाकया हुआ, डिफरेंट वाकयात हो रहे हैं, अनफॉर्चुनेट वाकयात हो रहे हैं। ईसीबी का इजलास भी जारी है इस सारे हवाले से। तो इलेक्शंस 8 फरवरी को इंशाल्लाह होने तो हैं, और फिर कोई ऐसी बात भी चल रही है कि एक सूबे में ना हो बाकी पूरे मुल्क में हो जाए। जी, ये खबर मैंने भी सुनी है कि जी एक सूबे में इलेक्शन ना हो और बाकी, लेकिन मुझे इसमें कोई ज़ाहिर नजर नहीं आ रहा कि ऐसा मुमकिन हो सकता है, क्योंकि कल यही सब लोग कह रहे थे, इलेक्शन कमीशन समेत तमाम जमातें, कि जब सूबे पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शंस का केस चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में कि सब के सब पूरे मुल्क में एक साथ इलेक्शन होने चाहिए, तो इकट्ठे हो अब जी। ये किसी एक बेस के ऊपर ये कैसे कहेंगे कि जी इस सूबे में इलेक्शन ना कराएं। दूसरी बात, वजीर आजम का इंतखाब होना है, सिर्फ सूबाई असेंबलियां नहीं बननी है, वजीर आजम का इंतखाब होना है, और उसमें जाहिर है उस सूबे की भी एक प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन होगी, तो फिर ही आप कर सकते हैं। ये नहीं हो सकता कि बाकी सूबे मिलके जो है वजीर आजम का इंतखाब कर लें। तीसरी चीज जो आपने ये बात की कि क्या इलेक्शन अभी भी हो सकते हैं या कोई इस तरह का डिले का, मेरा ख्याल है अब इसमें काफी हद तक क्लैरिटी आ चुकी है, क्योंकि कल आपने जो इलेक्शन कमीशन का एक इजलास हुआ था तैयारियों के हवाले से, उसमें भी उन्होंने ये कहा है कि हम बिल्कुल 8 फरवरी को इलेक्शन कराएंगे, अब इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। और दूसरा, आपने फॉर्मेशन कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का एलामिया भी देख लिया, वो भी इस बात के ऊपर बिल्कुल क्लियर है कि 8 फरवरी को इलेक्शन होने हैं और उसमें किसी रुकावट को भी खातिर में नहीं लाया जाएगा। तो इससे भी अब पता चलता है। जो आपने रेहान ज़ेब की बात की, बहुत ही अफसोसनाक वाकया था और बहुत दिल तकलीफ में था, खास तौर पर जब उनके वालिद की वीडियोस हम देख रहे थे कि जी क्या उनके ऊपर गुजर रही है, तो वो बहुत तकलीफदेह मनाजिर थे। लेकिन बड़ी तकलीफ हुई है देख कर के इसके ऊपर भी जिस तरीके से कुछ लोगों ने अजीबो-गरीब किस्म के कमेंट करने की और इस वाक़ये को एक अजीब-सा रुख देने की कोशिश की, वो भी बड़ा तकलीफ़देह था जमाल, क्योंकि देखिए ये तो हर पार्टी में होता है कि एक-एक नशिस्त के ऊपर कई-कई उम्मीदवार कागज़ जमा कराते हैं, किसी एक को टिकट मिलता है कि बाकियों को नहीं मिलता। तो सही। उसको हम ये रंग तो नहीं देते कि अब जिसको नहीं मिला वो तो बस अब कोई दुश्मन हो गया या इस तरह, ये तो बड़ी नॉर्मल सी बात है। बल्कि पीएमएलएन में आप देखें तो बहुत सारे लोग तो इसको डाइजेस्ट ही नहीं कर पाए। दानियाल अजीज हो या आयशा रजब साहिबा हो या बहुत जी, सारे और लोग, वो तो खुद खड़े हो गए पीटी अपनी पीएमएलएन बितावा के वासी अगेंस्ट, साहब अपनी हैं। पार्टी के अगेंस्ट। तो यहाँ पर तो हमने देखा कि लोगों ने बड़ा कॉम्प्रोमाइज किया। शायद ही कहीं किसी जगह पे ऐसा होगा कि कोई नाराज होकर एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर अपने ही पीटीआई के कैंडिडेट के खिलाफ खड़ा हुआ हो। तो इसलिए ये तो एक सियासी मामलात हैं, इसमें इस हद तक की चीज नहीं होती जिस तरह से इसको एंगलिंग करने की कोशिश की गई। बात ये है कि भाई एक बंदे का जवान बेटा चला गया, तो ये एक तकलीफदेह बात है जिसके ऊपर सबको तशवीश होनी चाहिए, और ये भी तशवीश होनी चाहिए कि आखिर ये वाकयात क्यों और कैसे रूनुमा हो रहे हैं। और एक दिन पहले वो सिड्नी में पीटीआई की रैली में बॉम्ब ब्लास्ट होता है, धमाका फिर हो उससे गया, हाँ। अगले दिन ये वाकया होता है। तो ये क्यों इस तरह से चीजें हुई? एक मैंने वाकया जरूर सुना है एएनपी के हवाले से भी, वहां पर भी जी, कुछ उधर भी एक मेरा लोकल ख्याल है लीडर उनके है, भी, उनको भी। जी, हाँ, तो जी। इस तरह का वो भी अनफॉर्चुनेट है, लेकिन अगेन यही बात है कि देखिए इसके ऊपर नहीं, पर वो बिल्कुल सारे इस तरह के सारे वाकयात ज़ाहिर है नहीं होने चाहिए, अनफॉर्चुनेट है। मगर अभी जिस तरह से आपने सारे मामले को देखा, गरीदा फारूकी साहिबा ने सारे मामले को ऐसे ही किया, मगर उस पर बात इंसान करे, कमेंट करे। आपकी प्रेस क्लब ने इजहार यकजहती किया गरीदा साहिबा के साथ, उनको जो लोग जवाब दे रहे हैं उनकी मजम्मत की, कि ट्रोल किया जा रहा है गरीदा साहिबा की, उनकी इंसल्ट की जा रही है। इतना ही नहीं, गरीदा साहिबा ने एफआईए में एक वो भी दरख्वास्त भी दायर कर दी है कि जिन लोगों ने ट्रोल किया उनको बुलाया जाए और उनको नोटिस देके जरा उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। तो बात ये है कि जब आपके सारे इदारे एक तरफ खड़े हों, और गरीदा फारूकी साहिबा के हवाले से मेरा ख्याल है बड़ा ऑब्वियस है कि वो बिल्कुल यानी कुछ अहम मुक्तदर हलकों के कितने करीब तर हैं, तो उसके बाद कोई ऐसी हैरानी की बात नहीं है अगर ये प्रेस क्लब की तरफ से प्रेस रिलीज आ जाए या एफआईए उनके बिहाफ के ऊपर दूसरों को नोटिस करती फिरे। जो इसमें अनफॉर्चुनेट बात है वो ये कि
सहाफी खुद आजादी इजहार राय के सबसे बड़े चैंपियन होते हैं, वो तो कह रहे होते हैं सबको आजादी इजहार राय मिलनी चाहिए। और जब आप ही खुद उठ के किसी के आजादी इजहार राय पर कदगन लगाने के लिए खुद खड़े हो जाएं तो फिर बड़ी अजीब बात लगती है। कल को फिर आप पे भी बहुत सारे लोग ये सवाल करेंगे कि आपने ये बात कैसे की। बहुत सी बातें गरीदा फारूकी साहिबा बगैर किसी एविडेंस के, बगैर किसी तरीके से बहुत बड़े बड़े इल्जाम लगाती रही हैं, तो फिर उसको कैसे जस्टिफाई किया जा सकता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे जितनी भी तंजीमें हैं ना जमाल, ये चाहे बार काउंसिल्स हों, बार एसोसिएशंस हों, ये हमारे प्रेस क्लब, सहाफी तंजीमें हों, ये सब इतनी इस वक्त डिवाइडेड भी हैं और अपनी उसके यानी इंडिपेंडेंट बिल्कुल नहीं है। ये जिस तरीके से बिहेव कर रही हैं पिक एंड चूज, उसको बड़ी हैरत से देखना पड़ता है कि कहाँ जब मियां साहब को बात करने की या पाबंदी थी उन्हें कि जी टीवी पे नहीं, तो ये लोग कैसे जा रहे थे और मजम्मतें करते। आज किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले हम देखते थे कोई फैसला कुछ होता था कि जी मियां साहब के खिलाफ आ गया तो बार काउंसिल्स और बार एसोसिएशंस उठ के आ जाती थी, आके जनाब दरख्वास्तें लेके आ जाती थी सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट्स में। आज जिस तरीके से मजाक उड़ाया जा रहा है पूरे कानून का, जिसमें पूरी दुनिया हंस रही है कि ये किस तरीके से पाकिस्तान की जो कोर्ट्स हैं वो चल रही हैं, कैंगरू कोर्ट्स कहा जा रहा है, तो वहां पर किसी बार एसोसिएशन को, बार काउंसिल को कोई तकलीफ नहीं है। तो ये जितना पिक एंड चूज का आपने देखा है ना मामला, ये उसी की कड़ी है। तो अगर इसलिए इस्लामाबाद प्रेस क्लब ने भी कोई कर दिया है, इस्लामाबाद प्रेस क्लब ने किया, किसने किया है? नेशनल प्रेस क्लब। नेशनल प्रेस क्लब ने, तो वो भी फिर उसी की आप एक हिस्सा रखें कि बस बोल लेना। देखिए ना, अभी काजी फायज साहब के जो फैसले पे तनकीद हुई है उस पे एफआईए ने जेआईटी बना दी है, जो उनके साथ खड़ा है ना ताकतवरों के, तो भाई उनको आप कुछ नहीं कह सकते। वो सब जो है वो आइन और कानून से मुबर्रा हो चुके हैं, उनपे तनकीद भी नहीं हो सकती और उनके हवाले से कोई आप किसी किस्म की बात नहीं कर सकते। हाँ, अलबत्ता आपको पूरी इजाजत है, पूरी आजादी हासिल है, अगर आप मुंह भर भर के गालियां दें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, इमरान खान को, और जितनी मर्जी उनके खिलाफ वाहियात बातें करें, अखलाक से गिरी गुफ्तगू करें, जो कुछ भी करें, वो आपको सब इजाजत है, उसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाँ, उधर आपने उस तरफ नहीं जाना। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में siyaset.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। siyaset.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाएं? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने यह करना है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।